दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये कुड ये होना चाहिए कि ए का क्रॉस जब बी। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज हमारी वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर वाली क्लास है। जैसे हमने पहले बात करी थी कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर सीख रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हमने ऑलरेडी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। और वेक्टर प्रोडक्ट को जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज की हमारी क्लास होगी। देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का कैसे लिया जाता है, और अगली चीज दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें कौन कौन सी नई फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिलती हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो इस चीज की सारी हम डिटेल में आज बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि जेई के एक दो क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, तो हम लोग उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट भी जब डिस्कस किया था तो उसकी भी बेसिक डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया था। इसकी भी एक बेसिक डेफिनेशन पहले जान लेते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मेरा मतलब क्या है। ठीक है, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से मुझे क्या नई चीज मिलती है। ठीक है, तो एक बार पहले बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन कह रही है the vector product or cross product of two vectors is defined as the vector। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। जब हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बोला था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर नंबर आ रहा था। अब ध्यान से पढ़िए, पहली लाइन में उसने एक हिंट दिया है, द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर। यानी यहां से थोड़ा सा ये तो हिंट मिला कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अब कोई नंबर नहीं आने वाला, क्या आने वाला, एक वेक्टर। और क्या बोल रहा है, whose magnitude is, जो भी नया वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of the two vector। यानी सपोज करो आप ए का क्रॉस प्रोडक्ट या ए का वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हो बी के साथ, तो एक नया वेक्टर आएगा और वो जो नया वेक्टर आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, ध्यान से सुनिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। मैं कह रहा है कि दो वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो एक नया वेक्टर आता है, और उस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन फर्स्ट टू वेक्टर्स। यानी ये जो दो वेक्टर हैं जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो, इनके बीच का ये जो एंगल होता है उसका साइन लेना है आपने। ठीक है, अंडरस्टैंड। और आगे उसने बात करी है, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आ रहा है, तो पहले तो उसने मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उस चीज को जस्टिफाई कर दिया। अगली वाली बात में देखिए, whose डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। वो कह रहा है कि जो भी नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो उसने फॉर्मूले से बता दिया, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो उसके डायरेक्शन के बारे में बोल रहा है कि उसकी डायरेक्शन हमें पता चलती है, जो भी दो वेक्टर जिनका भी आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, नया आने वाला वेक्टर जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला है वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर रहने वाला है। ठीक है, डायरेक्शन पता कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग रूल यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। हम अभी सीखेंगे कि इस राइट हैंड थंब रूल को कैसे यूज किया जाता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से नया वेक्टर जो बनता है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए। पहले थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं कि मैथमेटिकली दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। तो कंसीडर टू वेक्टर्स। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल है लेट्स से थीटा। ठीक है, और ये जो एंगल थीटा कैसे देखा जाता है, इसके टेल और उसके टेल के बीच का एंगल। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो हमने जब भी इनके बीच का एंगल देखना, दैट इज टेल टू टेल के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम लोग थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये दो वेक्टर हैं, इनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखा कैसे जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि बीच में उसमें डॉट लगा देते तो वो रिप्रेजेंट करते जैसे वैसे ही बोलने लग जाते हैं हम लोग। तो ए डॉट बी मतलब डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिमिलरली यहां पे देखिए, अब ये लिया मैंने ए का क्रॉस बी के साथ, अब वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो है किसके बराबर है,
whose magnitude is equal to the product of the magnitude of the two vectors, यानी कि A का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। लेकिन ध्यान से देखिए, अभी इस साइड तो आया है ए क्रॉस बी वेक्टर, इस तरफ तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लगाया जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो फॉर द मोमेंट मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा देता हूँ। ठीक है, बाद में देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ आएगी। ठीक है, सो मैथमेटिकली जो भी नया वेक्टर आएगा ए का जब बी के साथ क्रॉस लिया जाता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है ये भी एक स्केलर नंबर आने वाला है, ये भी एक स्केलर है और साइन थीटा का वैल्यू ये भी एक स्केलर नंबर आने वाला है। तो हम इस तरीके से अगर लिख देते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो आप वेक्टर लिख ले हो और राइट हैंड साइड पे तीनों के तीनों नंबर है, तो इसलिए सही रहता है कि आप इस साइड मैग्नीट्यूड लिखिए। ठीक है, जब आप इस साइड मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे तो उधर आपको कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिखता ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मैं इसको लिखता ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, लेकिन इस साइड अब मैंने एक यूनिट वेक्टर डाल दिया, लेट्स से एन कैप। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक वेक्टर है, राइट हैंड साइड पे भी एक वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर मतलब एक वेक्टर है। अच्छा, ये एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने बोला ए का क्रॉस बी के साथ लेते हैं तो एक नया वेक्टर आता है। अब उस नए वेक्टर का नाम क्या है? ए क्रॉस बी। उस नए वेक्टर का नाम क्या है? ए क्रॉस बी। और ये जो ए क्रॉस बी आ रहा है इसकी डायरेक्शन हम लोग वैसे तो राइट हैंड थंब रूल से यूज करते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में डिनोट करने के लिए हम लोग राइट हैंड साइड पे एक एन कैप लगा देते हैं। तो वो जो एन कैप है वो ये बताता है कि एन कैप उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी है, यानी जो नया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन ये जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या एन कैप की डायरेक्शन वैसे पता कैसे करी जाती है? हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम लोग ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल? आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसका क्रॉस किसके साथ ले रहे हैं, ये बहुत यहां पे स्पेसिफाई करना जरूरी है। ए का क्रॉस बी के साथ ले रहे हैं तो आप इन बार राइट हैंड यूज करते हैं, और राइट हैंड का ये जो अब हमारी 4 फिंगर्स है इनको हम रख लेते हैं सपोज करो ए वेक्टर की डायरेक्शन में, और इनको कर्ल कर देते हैं हम लोग बी की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैंने रखा और बी की तरफ कर्ल किया और देखा कि थंब किस तरफ आ रहा है? आउटवर्ड। तो मैं बोलूंगा कि ए क्रॉस बी जो नया वेक्टर आएगा, जिसका नाम भी वैसे ए क्रॉस बी है, उसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं, आप सी वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो इस इक्वेशन से पता चल जाएगा, लेकिन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन या फिर एन कैप का डायरेक्शन उस तरफ आएगा जिस तरफ मेरा थंब पॉइंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी, ए से मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया बी की तरफ, तो थंब आ रहा है आउटवर्ड, यानी आउट ऑफ द बोर्ड। ऐसे करके ए क्रॉस बी आएगा जिस तरफ ये मार्कर पॉइंट कर रहा है ना, आपकी तरफ। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो आपकी तरफ आएगा ए क्रॉस बी। तो अब ये यही चीज हमने ऊपर भी लिखी थी डेफिनेशन के अंदर भी, कि जो भी नया वेक्टर आएगा उसका जो डायरेक्शन है whose direction is perpendicular to the plane of the two vector, यानी जिस भी वेक्टर में ए वेक्टर है, जिस भी वेक्टर में बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी इन दोनों के कॉमन प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, ये ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन जानना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन नहीं पता चलेगी तो फिजिक्स के अंदर जो नई नई फिजिकल क्वांटिटीज अब इंट्रोड्यूस होंगी, जैसे कि टॉर्क हो गया या एंगुलर मोमेंटम हो गया या एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में, आपको कई बार क्वेश्चंस में सिर्फ उनकी डायरेक्शन ही गेस करनी होती है, और डायरेक्शन गेस करने के लिए आपको सिर्फ क्या यूज करना है? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम ये पता कर पाते हैं कि मैं किसका क्रॉस किसके साथ ले रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे लिख देता बी क्रॉस ए, अभी मैंने लिखा है ए क्रॉस बी, अगर मैं लिख देता बी क्रॉस ए, तब हम अपना राइट हैंड यूज करते, तब हम अपनी राइट हैंड की ये वाली जो फिंगर्स है पहले बी की तरफ पॉइंट करते, और बी की तरफ पॉइंट करके इनको ए की तरफ कर्ल कर रहे होते। जब ए की तरफ कर्ल कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि थंब तो मेरा अंदर की साइड चला गया। जब मैं ए से बी की तरफ कर्ल कर रहा हूं तो थंब आउटवर्ड है। जब बी से ए की तरफ कर्ल कर रहा हूं तो थंब इनवर्ड है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो बी क्रॉस ए के डायरेक्शन के अपोजिशन में है, मतलब अपोजिट है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनेगी, आगे जाके हम इसकी बात करेंगे कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए।
याद करिए, पीछे वाले नोट्स खोलिए अपने, वहां पे ए डॉट बी के बारे में हमने ये बात नहीं बोली थी। हमने बोला था आप चाहे ए का डॉट बी के साथ ले लीजिए, चाहे बी का डॉट ए के साथ ले लीजिए, आंसर सेम आएगा, क्योंकि नंबर आना है, कोई डायरेक्शन की कोई चिंता ही नहीं करने की जरूरत है। ए डॉट बी भी एक नंबर आना है, बी डॉट ए भी नंबर आना है, तो इसलिए हमने बोला था कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ऐसे एक वर्ड यूज किया था, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। लेकिन यही चीज अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा। तो हम बोलेंगे भी आगे, जब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तब हम ये चीज बोलेंगे भी कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं नहीं बोल सकता कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते हैं। मैं सिंपली बोलना चाहता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। तो मुझे लगता है कि बेसिक से आपको आइडिया लग गया होगा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, अगर आपको उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स पता है और उन दोनों के बीच का एंगल पता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि मुझे एक वेक्टर दे रखा है, लेट्स से ए वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है लेट्स से 3 यूनिट्स। ठीक है, और एक बी वेक्टर दे रखा है, लेट्स से उसका भी मैग्नीट्यूड दे रखा है मुझे लेट्स से 4 यूनिट्स। ओके, और दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है दैट इज 30 डिग्री। ओके, और मुझसे पूछा गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये उन्होंने पूछ लिया। तो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4, इनटू साइन, दोनों के बीच का एंगल कितना है 30, साइन 30 इज 1/2, सो 3 इंटू 4 इंटू 1/2 दैट इज 6 यूनिट्स। आंसर इज 6 यूनिट्स। तो मैं बोलूंगा कि ए का क्रॉस जब बी के साथ लिया जाएगा तो जो भी नया वेक्टर आएगा, जिसका नाम हम क्या रखते हैं ए क्रॉस बी, तो जो भी नया वेक्टर ए क्रॉस बी आएगा उसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, और उसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। हमने किसका क्रॉस किसके साथ लिया, ए का क्रॉस बी के साथ लिया, तो मैं बोलूंगा ए क्रॉस बी अगर इसी स्मार्ट बोर्ड के प्लेन में है तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा, यानी आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ पॉइंट करेगा ये जो ए क्रॉस बी आया है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां से बी क्रॉस ए बी फाइंड करता, अगर मैं बी क्रॉस ए बी फाइंड करता और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता, अब चेक कर लेना उसका आंसर भी 6 यूनिट ही आएगा। यानी कि आप चाहे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, चाहे आप बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आता है, बट चक्कर कहां पड़ता है, डायरेक्शन में। ए क्रॉस बी आ रहा है आपकी तरफ और बी क्रॉस ए आएगा इनटू द बोर्ड या इनटू द पेज या इनटू द वॉल, ये वर्ड यूज किए जाएंगे। अगर कोई वेक्टर आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है तो उसके लिए आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ द बोर्ड, है ना, ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे आगे आने वाले डिस्कशन में हम लोगों ने। ठीक है, एक बार देख लीजिए कि कैसे कैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे। हमें मैग्नीट्यूड पता होने चाहिए दोनों वेक्टर्स के, और उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए कि एंगल कितना होता है, और वो एंगल ही डिसाइड करेगा कि दोनों का दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कहां कहां हमें फिजिक्स के अंदर इसकी कुछ फिजिकल एग्जांपल देखने को मिलती है, यानी कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। क्योंकि जब भी वेक्टर पढ़ाया जाता है किसी भी क्लास के अंदर, या कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हम आगे आने वाले टाइम में जो भी हम नेक्स्ट फिजिक्स पढ़ने वाले हैं या किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो जो भी नई नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं, क्योंकि आगे आने वाली कुछ फिजिकल क्वांटिटीज इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करी जाएंगी, तो पहले आप वो टूल सीख लीजिए। इसीलिए आपको वेक्टर यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि फिजिक्स में, चाहे क्लास 11th की फिजिक्स है, क्लास 12th की फिजिक्स है या हायर फिजिक्स है, उसमें हम लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो नेचुरली किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है या किन्हीं दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है। तो जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि वर्क डन नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क डन नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है और इसने इसको इतना डिस्प्लेस किया, तो बताओ कितना वर्क डन किया। तो अगर मुझे पता है कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनके डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट से कोई नई क्वांटिटी बननी है, तो जो वर्क डन नाम की क्वांटिटी है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से बनती है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट सीखना जरूरी है। अंडरस्टैंड?
इसी तरीके से अब देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ फिजिकल एग्जांपल्स कि कहाँ-कहाँ पे मुझे अपने सिलेबस के अंदर या फिजिक्स के अंदर कहाँ-कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? अभी यहाँ पे तो हम इन जनरल ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किन्हीं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। तो जो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी हम क्लास 11th के अंदर देखेंगे, जो हम रोटेशनल मोशन में देखते हैं या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी देखेंगे, हमें सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी दिखेगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? वो हम देखेंगे कि लीनियर वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है? वहां पे हमें दिखता है कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से आया। यहां पे ये मेरे पास आर वेक्टर है, आर वेक्टर इज द रेडियस वेक्टर, वी वेक्टर इज द लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, ओमेगा वेक्टर का क्रॉस जब रेडियस वेक्टर के साथ लिया जाता है तो मेरे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी, नई तो नहीं है खैर, ऑलरेडी हम लीनियर मोशन में इसको पढ़ चुके होते हैं, नई फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली ओमेगा है, ठीक है? तो ओमेगा वेक्टर आर, ओमेगा वेक्टर के और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है दैट इज वी वेक्टर, जिसको हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। सिमिलरली एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं दैट इज एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम, जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी जब आपको इंट्रोड्यूस किया गया था मैकेनिक्स के साथ, तब भी आपको लीनियर मोमेंटम यानी पी नाम की एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो इसी तरीके से एक नई फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं एल वेक्टर, विच इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। यहाँ पे जो आर वेक्टर है दैट इज द रेडियस और पोजीशन वेक्टर एंड पी वेक्टर इज द लीनियर मोमेंटम वेक्टर। तो देखिए पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर और पी के क्रॉस प्रोडक्ट से एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनी जिसको हमने बोला एल वेक्टर। अब आपको कोई पूछे कि एल का डायरेक्शन क्या होगा तो हम बोलेंगे एल का डायरेक्शन आर और पी के प्लेन के परपेंडिकुलर। यहां पे से कोई पूछे कि वी का डायरेक्शन क्या होगा तो वी का डायरेक्शन ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है? सिमिलरली एक और फिजिकल क्वांटिटी दैट इज टॉर्क, ये भी हम लोग क्लास 11th में सीखेंगे। टॉर्क नाम की फिजिकल क्वांटिटी जिसको ऐसे करके लिखा जाता है, ऊपर वेक्टर डाल देंगे तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, ये होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी कि रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब लेते हैं हम फोर्स के साथ तो नई फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको बोल देते हैं टॉर्क या जिसको बोल देते हैं मूवमेंट ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स कितना रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रही है उसको टॉर्क बोल दिया जाता है, जिसको मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? तो अभी मैंने आपको तीन फिजिकल क्वांटिटीज बताई जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है ना, जैसे लीनियर वेलोसिटी ओमेगा और आर के क्रॉस से आ रही है, एंगुलर मोमेंटम आर और पी के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, टॉर्क वेक्टर आर और एफ के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। क्लास 12th में भी हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स, एंड लोरेंट्ज फोर्स इज क्यू पी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे v है वेलोसिटी, b है मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जब क्रॉस लेते हैं तो फोर्स नाम की एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती है हमारे पास, ठीक है? तो इसी तरीके से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो भी हम नई नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं वो अगर किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड हैं तो या तो उनके डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगी या उनके क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगी। दैट्स वाई हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की बात करी थी वैसे ही बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, और इन प्रॉपर्टीज की नॉलेज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्प करती है जब आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे। आज भी हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे, कुछ जेई के पीवाई क्यू करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि इन्हीं प्रॉपर्टीज के कुछ रिजल्ट्स हैं जो सीधे वहां पे यूज हो रहे हैं। तो इसलिए जो भी आप नई कोई टॉपिक पढ़ें और उसमें कोई नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है या नया कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं एक बार उनको जरूर अच्छे से एनालाइज कर लें, ताकि एक बार आपने जब वो प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी तो क्वेश्चन में आप उसको यूज कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो भी मैंने डिस्कशन में भी बताई थी आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है? तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट is not commutative, ठीक है? कम्यूटेटिव का मतलब कि जब आप ए वेक्टर का क्रॉस बी के साथ लेते हैं दैट इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ए का क्रॉस बी के साथ लेंगे या बी का क्रॉस ए के साथ लेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होती है। और अगर इसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करना हो तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जा सकता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि हमें पता ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो बी क्रॉस ए के डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर ए क्रॉस बी इनटू द पेज आ रहा है तो बी क्रॉस ए आउट ऑफ द पेज आएगा, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर रहेगा। तो एक स्टेटमेंट साथ में यहां पे और भी लिख देता हूं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो दैट्स व्हाई हम नहीं बोल सकते कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ठीक है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। ये बात हमने डॉट प्रोडक्ट में भी बोली थी कि डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर एडिशन में है। एंड सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो आप किसी ए वेक्टर का क्रॉस ले रहे हो किसी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बी पे अलग से और सी पे अलग से। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बन जाएगा ए का क्रॉस पहले बी के साथ ले लीजिए, देन प्लस ए का क्रॉस फिर सी के साथ ले लीजिए, ठीक है। तो चाहे इस तरीके से कर लीजिए कि बी और सी को ऐड करके उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ ले लीजिए, या पहले ए का क्रॉस बी के साथ ले लीजिए, ए का क्रॉस सी के साथ ले लीजिए और बाद में ऐड कर दीजिए, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन, नॉट अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन के अंदर बात नहीं की जा रही, सिर्फ एडिशन के ऊपर बात करी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लो मेरे पास दो पैरेलल वेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दो पैरेलल वेक्टर हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो, है ना। दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो। अगर दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन जीरो। पैरेलल वेक्टर का मतलब एंगल कितना हो गया, जीरो, इसका मतलब साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो, इसका मतलब कभी भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। यहां मुझे आई थिंक मैग्नीट्यूड नहीं लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो जब कभी भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे, या मुझे जीरो नहीं बोलना चाहिए, अगर मैंने इस तरफ ए क्रॉस बी बोला है तो इस तरफ बोलना चाहिए नल वेक्टर, ठीक है। ये हमने बात करी थी नल वेक्टर के बारे में, तो मुझे सही स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि ए का क्रॉस जब बी के साथ लेते हो तो जो नया वेक्टर आता है दैट इज नल वेक्टर, ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो मैं किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ ही ले रहा हूं, उस वेक्टर के खुद के साथ ही, तो ये तो बिल्कुल सिंपली वही बात होगी कि आप किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ ले रहे हो, ए वेक्टर का क्रॉस ए के साथ ही ले रहे हो, तो दैट मींस कि दोनों पैरेलल हो गए, यानी एंगल कितना हो गया, जीरो। फिर से थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो फिर से ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड एंड साइन जीरो। इसका मतलब ए क्रॉस ए इज जीरो वेक्टर, यानी कि यहां मुझे बोल देना चाहिए नल वेक्टर, ठीक है, मुझे बोल देना चाहिए नल वेक्टर, अंडरस्टैंड। यहां तक किसी को कोई डाउट है, एक बार ध्यान से देख लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर का भी जीरो होता है और किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ भी जीरो होता है, अंडरस्टैंड, चाहे वो वेक्टर हो चाहे वो यूनिट वेक्टर हो, क्योंकि आगे अभी मैं बात करने वाला हूं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की, तो वहां पे भी इस प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज करेंगे हम लोग कि किसी भी वेक्टर का या किसी भी यूनिट वेक्टर का खुद के साथ ही अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नल वेक्टर और जीरो, ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर्स हैं, जैसे मेरे पास आई कैप जे कैप के कैप है, ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे देखा जाता है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो लोग। तो मेरे पास तीन यूनिट वेक्टर हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये तीन यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी तीनों का एक दूसरे के साथ एंगल कितना है, लेट्स से इधर आई कैप लिख लेता हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इधर लिख लेता हूं जे कैप,
और इधर लिख लेता हूं z एक्सिस मतलब k कैप, ठीक है। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर है, खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया और सबका एक दूसरे के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आई एंड जे। आई कैप और जे कैप के बीच का ये एंगल कितना है भाई 90 डिग्री, तो यहां पुट कर दीजिए 90, साइन 91 होता है। आई कैप का मैग्नीट्यूड क्योंकि यूनिट वेक्टर है, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्योंकि यूनिट वेक्टर, तो सब 1, लास्ट में साइन 90 भी 1, आंसर आ गया 1, है ना। लेकिन 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 ध्यान से देखिए, इधर मैंने लिखा है आई कैप क्रॉस जे कैप, इधर सिर्फ आंसर 1 आया है, तो ये तो गलत है भाई। भाई इधर ये भी बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन किस तरफ आएगी आई कैप क्रॉस जे कैप की, ठीक है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो अब देखिए, जब मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूं तो थंब देखिए किस तरफ आ रहा है, आई क्रॉस जे कर रहा हूं तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, और बाहर की तरफ ही तो जेड एक्सिस है, यस और नो। अब ध्यान से देखिए, जब मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूं तो थंब आ रहा है आउटवर्ड, और आउटवर्ड डायरेक्शन में ही तो जेड एक्सिस है। अगर उस तरफ जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आई क्रॉस जे का डायरेक्शन है, इसका मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन में तो के कैप भी है, ठीक है। तो इसका मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप का डायरेक्शन के कैप के अलॉन्ग आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप। ये मैंने एक का करके दिखाया है। आप यहां से अगर जे कैप क्रॉस के कैप भी करते, क्या करते फिर जे कैप के लिए, जे कैप का मैग्नीट्यूड के कैप का मैग्नीट्यूड एंड फिर से क्या आ जाता साइन 90, ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1। बट फिर से इधर मैंने वेक्टर लिखा है, उधर मैंने कुछ नहीं लिखा, अभी तक यूनिट वेक्टर बताना पड़ेगा, तो क्या किया हमने जे क्रॉस के। अब ध्यान से देखिए, अब मैं कर रहा हूं जे क्रॉस के, तो देखिए जे ऊपर की डायरेक्शन में है, जे रहा ऊपर की डायरेक्शन में, इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं इस वाले के साथ, तो के बाहर की साइड में है, तो जे क्रॉस के कर रहा हूं तो थंब आ रहा है इस साइड, है ना। ध्यान से देखिए, ये रहा जे कैप, इसका क्रॉस कर रहा हूं बाहर की साइड, बाहर की तरफ अपनी फिंगर्स कर्ल करी और देखा कि थंब आया राइट साइड पे, राइट साइड पे तो एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन आएगा आई कैप के लॉन्ग। सो वी गेट जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 1 आई कैप, ठीक है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप के कैप क्रॉस आई कैप करते तो इसका आंसर आता जे कैप, ठीक है। मैं ये तीनों रिजल्ट दोबारा से लिख रहा हूं। हमारे पास आया आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। अब अगर आप इनका उल्टा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि जे कैप क्रॉस आई कैप, तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि अगर ए क्रॉस बी आपको पता है तो बी क्रॉस ए में जस्ट एक नेगेटिव साइन लग जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आता है। इसका मतलब यहीं से मैं सीधा लिख सकता हूं कि आई कैप क्रॉस जे कैप अगर के कैप है तो जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा मेरे पास माइनस के कैप, एंड सिमिलरली के कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा मेरे पास माइनस आई कैप, एंड सिमिलरली आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा मेरे पास माइनस जे कैप, ठीक है। ओके, 2-3 रिजल्ट और लिखने हैं मुझे यहां पे। नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप। तो अभी बोला मैंने कि किसी भी वेक्टर का या किसी भी यूनिट वेक्टर का खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट देखोगे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, एंड के कैप क्रॉस के कैप भी 0 आएगा। इसका मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू 0, एंड के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने रिजल्ट लिखवाए हैं 3 रिजल्ट वो हो गए, और 6 रिजल्ट, इनको जरूर अच्छे से याद रखिए। और ऐसे ही रिजल्ट हमने डॉट प्रोडक्ट में भी लिखे थे, ठीक है, एक बार वो भी रिजल्ट नोट कर लेंगे क्योंकि इनसे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दो बेस वेक्टर जो परपेंडिकुलर उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, और दो बेस वेक्टर या यूनिट वेक्टर जो पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बेस वेक्टर के बाद अगली जो प्रॉपर्टी होती है कि मान लीजिए मुझे वेक्टर जो दे रखे हैं उसका मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा, उनके बीच का एंगल नहीं दे रखा, मुझे वेक्टर दे ही इस फॉर्म में रखा है। ए वेक्टर इज इक्वल टू लेट से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप,
ठीक है। ये मुझे दो वेक्टर दे रखे और मुझसे पूछ लिया कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्म में दे दिए, ये मुझे इस फॉर्म में दे दिए, तो दो तरीके हो सकते हैं कि आप पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, फिर डॉट प्रोडक्ट वाली टेक्निक का यूज करके इनके बीच का एंगल फाइंड करिए और फिर उस एंगल से थीटा फाइंड करके थीटा इस वाले फॉर्मूले में पुट करिए जो कि हमारा फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा। लेकिन वो बहुत ही लेंथी काम है ना, वो बहुत ही लेंथी काम है। हम ऐसा चाहते हैं कि मान लो मुझे दो वेक्टर इस तरीके से दिए हैं तो कोई आसान सी टेक्निक मिल जाए कि जिससे सीधा ए क्रॉस बी यहीं पता चल जाए, मुझे पहले डॉट प्रोडक्ट वाली टेक्निक लगा के थीटा ना निकालना पड़े और फिर उस थीटा का यूज करके यहाँ पे उसका क्रॉस प्रोडक्ट ना निकालना पड़े। तो उस चीज से बचने के लिए हमने बोला कि जब भी आपको दो वेक्टर इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म, इनको कंपोनेंट फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए होते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक डिटर्मिनेंट मेथड नाम का मेथड है जिसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्लास 12 में बच्चे पढ़ते हैं उस मेथड को, लेकिन हम उसको यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में भी यूज कर सकते हैं। मेथड का नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। अब सीखते हैं कि वो करते कैसे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लेना है ए क्रॉस बी, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, इस तरीके से दो बार लगाता हूं, उनमें सबसे ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर मैं देखता हूं मैं किसका क्रॉस ले रहा हूं, जैसे ए का क्रॉस बी के साथ ले रहा हूं, तो जो पहले नंबर पे वेक्टर लिखा है आई कैप के नीचे लिखूंगा उसका एक्स कंपोनेंट, यानी कि आई कैप के नीचे लिखूंगा ए एक्स, जे कैप के नीचे लिखूंगा उसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट यानी ए वाई, और के कैप के नीचे लिखूंगा उसी वेक्टर का जेड कंपोनेंट यानी कि ए जेड। एंड सिमिलरली फिर जिसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो उसका x कंपोनेंट दैट इज बी एक्स, उसका y कंपोनेंट दैट इज बी वाई और उसका z कंपोनेंट दैट इज बी जेड। इतना काम करने के बाद आपने जो इनपुट देनी थी इस क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो दे दी। अब अगला काम क्या करना है, आपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ब्रैकेट और यहां पे लिख देंगे आई कैप। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या चीज आएगी, जब आप आई कैप का ब्रैकेट कैलकुलेट कर रहे हो तो आप आई कैप वाले कोफिशिएंट को भूल जाएंगे, इसका क्रॉस ले लेंगे इसके साथ और इसका क्रॉस ले लेंगे इसके साथ, यानी कि मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई, यानी कि ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। ध्यान से देख लीजिए, जब आप आई कैप का कॉफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम पे आई कैप वालों को भूल जाना है, सिर्फ आपको ये चार नंबर्स दिखने चाहिए क्योंकि इन जनरल ये नंबर्स होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बी जेड का ए वाई के साथ मल्टीप्लाई, देन माइनस बी वाई का ए जेड के साथ मल्टीप्लाई, देन माइनस का साइन लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब आप जे कैप का कॉफिशिएंट निकालना चाहते हैं, तो जब आप जे कैप का कॉफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, जब आप जे कैप का कॉफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं तो अब आप जे कैप वाली लाइन के अंदर वर्टिकली जो भी पड़े होंगे नंबर्स उनको भूल जाएंगे। अब आपको दिखना चाहिए बस ये वाला कि मुझे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ लेना है। तो मेरे पास आ जाएगा ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, बी एक्स इंटू ए जेड। ठीक है, एंड सिमिलरली लास्ट में के कैप का कॉफिशिएंट मैं जानना चाह रहा हूं, और के कैप का कॉफिशिएंट कैसे पता चलेगा, एक बार के कैप का कॉफिशिएंट निकालते हैं। जब के कैप का कॉफिशिएंट निकालना है तो हम लोग के कैप के अंदर जो वर्टिकल लाइन में जो दो नंबर पड़े हुए उनको भूल जाएंगे, सिर्फ मुझे दिखेंगे ये वाले दो। अगर आपको ये दो दिख रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारे पास है ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से मेरे पास क्या बन गया, ए क्रॉस बी, यहाँ पे आई कैप का कॉफिशिएंट भी पता चल गया, यहाँ पे जे कैप का कॉफिशिएंट भी पता चल गया और यहाँ पे के कैप का कॉफिशिएंट भी मुझे पता चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकता हूं। अब हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा ना समझ आया हो, तो हम ऐसा करते हैं कि दो वेक्टर ले लेते हैं जो इन नंबर्स दिए रखे हैं ना, यानी कि उनके कॉफिशिएंट दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके, और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखते हैं कि क्या आएगा। तो नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे किसी ने ए वेक्टर दे दिया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और एक बी वेक्टर मुझे दे दिया और वो बोला है 3 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, ये मुझे दे दिया और मुझे बोला कि ए क्रॉस बी आपने फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इनको उसी डिटर्मिनेंट टेक्निक में लिखूंगा। सबसे पहले लिखूंगा आई कैप, जे कैप और के कैप। अब देखिए मुझे पता किसका करना है, ए का क्रॉस बी के साथ करना है, तो मैं ए का क्रॉस बी के साथ फाइंड करना चाहता हूं। तो सबसे पहले ए के जो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट है वो आई, जे और के नीचे लिख दूंगा। तो क्या लिखूंगा, 2 3 एंड 4। सिमिलरली बी के कोफिशिएंट क्या है, 3 1 एंड 2। अगला काम क्या होता है,
ए क्रॉस बी फाइंड करने का आई कैप का ब्रैकेट कैलकुलेट करना। और ब्रैकेट कैसे कैलकुलेट होता है, आई कैप वालों को भूल जाते हो, इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 4 दैट इज 4। सिमिलरली यहां माइनस का साइन लिखते हैं, फिर उसके बाद आ जाता है जे कैप का कोफिशिएंट। और जे कैप का कोफिशिएंट कैसे पता चलता है, अब जे कैप वालों को भूल जाना है। अब होगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 3 इंटू 4 दैट इज 12 एंड सिमिलरली लास्ट में प्लस के कैप। अब के कैप का कोफिशिएंट निकालना चाहते हो तो के कैप के नीचे वर्टिकल लाइन में जो नंबर है उनको भूल जाइए, सिर्फ आपको ये 4 नंबर दिखने चाहिए, ये वाला 2 3 3 1। तो आप क्या करेंगे, 2 का 1 के साथ और 3 का 3 के साथ, दैट इज 2 माइनस 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 दैट इज 2 आई कैप। यहां से आ जाएगा -8, लेकिन एक माइनस पहले से, तो +8 जे कैप। और यहां से आ जाएगा -7 के कैप। So this is your A vector cross B vector. A vector cross B vector. Understand? और ध्यान से देखिए A vector cross B vector भी एक वेक्टर आ रहा है। ओके, अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको जब भी कोई दो वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म दिए हुए हों या फिर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म दिए हों, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट मेथड है। कैसे यूज करते हैं मैंने क्वेश्चन की हेल्प से भी आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता प्रूव दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर पैरेलल। प्रूव दैट, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और प्रूव करने के लिए बोल दिया कि इसको पैरेलल शो करिए। ठीक है, अब अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी थी, एक बार मैं दोबारा उन प्रॉपर्टीज पे जाता हूं, वहां पे सेम प्रॉपर्टी की हम बार बार बात कर रहे थे। ये देखिए यहां पे मैंने बोला था कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और दोनों पैरेलल है, तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए, या दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक नल वेक्टर आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में मुझे दो वेक्टर दे के बोल रहा है कि प्रूव करो कि इनको ये पैरेलल वेक्टर है, तो भाई अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो अगर मैंने किसी भी तरीके से इनका क्रॉस प्रोडक्ट को 0 कर दिया तो इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो मेरा एम ये है कि मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना है, और अगर वो 0 आ जाता है तो मैं बोल दूंगा कि यस ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए टेक्निक कौन सी लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों वेक्टर मुझे कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, तो कौन सी टेक्निक लगाऊंगा, डिटर्मिनेंट वाली टेक्निक। तो डिटर्मिनेंट वाली टेक्निक क्या कहती है, ऊपर लिखो आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, ए कैप का सॉरी आई कैप का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2, यहाँ पे है -3, यहाँ पे है -1, उधर क्या दे रखा है -6 9 एंड 3। ठीक है, ये मुझे कोफिशिएंट दे रखे हैं। नेक्स्ट काम क्या होता है, ए क्रॉस बी फाइंड करना। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं आई कैप का कोफिशिएंट, और आई कैप का कोफिशिएंट देखो, जब आई कैप का कोफिशिएंट फाइंड करते हैं तो उसको भूल जाते हैं, फिर सिर्फ मुझे दिखता है ये वाला, यानी 3 इंटू 3 -9, 3 इंटू 3 9, माइनस का साइन है, देन माइनस का साइन, फिर आ जाएगा 9 इंटू -1 दैट इज -9। सिमिलरली माइनस यहाँ पे फाइंड करते हैं हम लोग जे कैप का कोफिशिएंट, और जब जे कैप का कोफिशिएंट फाइंड करते हैं तो फिर इसको भूल जाते हैं, फिर मुझे दिखता है 2 और 3, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -6 को -1 से करोगे तो 6, एंड सिमिलरली लास्ट में के कैप का कोफिशिएंट। और के कैप का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम लोग के कैप के नीचे जो दो नंबर लिखे हैं वर्टिकली उनको भूल जाते हैं, और मेरे पास आ जाता है 2 इंटू 9 दैट इज 18 माइनस, यहां से भी क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 3 दैट इज 18। तो 18 माइनस 18 0, 6 माइनस 6 0, और यहां से भी अगर आप देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 माइनस 9 भी 0। इसका मतलब 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये बन रहा है। एंड 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये तो एक नल वेक्टर होता है ना, दिस इज सिंपली अ नल वेक्टर। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ए का क्रॉस जब मैं बी के साथ ले रहा हूं तो दैट इज अ नल वेक्टर, और नल वेक्टर तभी आता है जब ए और बी दो पैरेलल वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो यही चीज वो मुझे प्रूव करने के लिए बोला था कि प्रूव कर दीजिए कि दोनों पैरेलल हैं। तो बहुत आसान है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर दीजिए अगर आपको दोनों को पैरेलल शो करना है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, अगर आपको दो वेक्टर को पैरेलल शो करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दीजिए। अगर आपको दो वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों चीजें लिख लीजिए। टू प्रूव टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर आपको दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर शो करने हैं
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपको क्या करना है, ए डॉट बी को 0 करना है। एंड टू प्रूव टू वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर, आपको क्या चीज करनी है, ए वेक्टर का क्रॉस 0 कर देना है बी के साथ, ठीक है, या 0 वेक्टर कर देना है। अगर आप ये कर देते हैं तो इसका मतलब आपने अपना एम अचीव कर लिया, दैट इज कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, यहां परपेंडिकुलर है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना है तो डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दीजिए, दो वेक्टर को पैरेलल शो करना है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है if a vector and b vector denotes the sides of a parallelogram and its area is ab by 2, then find the angle between a vector and b vector। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि जब आप किसी a का क्रॉस b के साथ लेते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ना, दैट गिव्स यू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय a वेक्टर एंड b वेक्टर। क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बार ध्यान से देखेंगे। ये मेरे पास है एक a वेक्टर और ये मेरे पास है एक बी वेक्टर, दोनों के बीच में लेट्स से एंगल थीटा, ओके। मैंने ए वेक्टर के पैरेलल यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसका लेंथ उतना ही है जितना बी वेक्टर का है, सॉरी, बी वेक्टर के पैरेलल यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसका लेंथ उतना ही है जितना बी वेक्टर का है, एंड ए वेक्टर के पैरेलल भी यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसका लेंथ उतना ही है जितना ए वेक्टर का है। तो ये बन गई एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बन गई एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है, हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं सीधा रिजल्ट यूज कर रहा हूं कि ए वेक्टर का क्रॉस जब आप बी के साथ लोगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो वो आपको देगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान से इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए, बहुत जगह आपसे ये चीज पूछी जाएगी, कई बार ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में देके पूछा जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लो। तो बस आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है और एंड में उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देना, मतलब आपने उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर दिया, ठीक है। और कई बार इस लेवल से भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते, बोल देते हैं कि ये दो वेक्टर की वजह से जो ट्रायंगल बन रही है उसका एरिया फाइंड करिए। तो आपने क्या करना, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लेना, उसका हाफ कर देंगे तो आपके पास ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा, जो भी ट्रायंगल ये दोनों बना रहे होंगे। अंडरस्टैंड। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस, ये मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कहते हैं कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोट द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो भाई ये पैरेललोग्राम है, इसकी ये दोनों साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स एरिया इज ए बी बाय 2। अब उसने एरिया निकालने के लिए नहीं बोला है, उसने कहा एरिया मैं आपको दे रहा हूं कितना, ए बी बाय 2, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो वो थीटा फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बट वो तो कह रहा है ना कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी बाय 2 आपको गिवन है। अच्छा, ए के मैग्नीट्यूड को ए लिखा जा सकता है, बी के मैग्नीट्यूड को बी लिखा जा सकता है, इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय 2। इधर ए बी बाय 2 इस ए बी बाय 2 से कैंसिल, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 या फिर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से सुनना है और जो भी प्रॉपर्टीज शुरू में हमने डिस्कस करी हैं उन प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते जाना है कि क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल का क्या होता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाता है। ये सारी चीजें आप माइंड में रख के चलेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक जेई का ही क्वेश्चन है, शायद ये 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ पी वेक्टर इज दिस एंड क्यू वेक्टर इज दिस, यानी पी वेक्टर भी दे दिया क्यू वेक्टर भी दे दिया, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, ठीक है। नहीं फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा, कह रहा है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस क्यू इज 1/x दिस, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x, इसमें x का वैल्यू जानना चाह रहा है वो। तो देखो भाई, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर फाइंड करेंगे और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर उसका खुद का यूनिट वेक्टर होता है ना। ये हम यूनिट वेक्टर की बार बार बात कर चुके हैं, तो दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। उसने बोला कि पी वेक्टर दे दिया क्यू वेक्टर दे दिया, पी क्रॉस क्यू
की डायरेक्शन में उसका जो यूनिट वेक्टर है वो इस एक्सप्रेशन से हमें दे रहा है, लेकिन इसमें एक x क्वांटिटी है विच इज अननोन, और वो हमसे वो अननोन x क्वांटिटी ही पूछ रहा है कि वो कितनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमें दे रखा है इसने कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q, वो हम पहले खुद निकाल लेते हैं, और हमारा जो आंसर आएगा और उसने जो आंसर दिया उसके साथ कंपेयर करके x का वैल्यू देख लेंगे कि कितना आएगा। तो टारगेट यही है कि सबसे पहले फाइंड करना है p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, क्योंकि भाई p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर फाइंड करेंगे तभी तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे, अभी डिटर्मिनेंट वाली टेक्निक जो बताई, i कैप, j कैप एंड k कैप। देखो p वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है 3, y कंपोनेंट क्या है √3, z कंपोनेंट क्या है 2। सिमिलरली q वेक्टर का x कंपोनेंट देखो भाई 4, यहाँ पे कितना है √3 और यहाँ कितना है 2.5, ये 2.5 दे रखा है भाई ध्यान से, ठीक है। तो फाइंड करते हैं हम लोग आई कैप का कोफिशिएंट। आई कैप का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अच्छा 2.5 को मैं 5/2 लिख लेता हूँ फॉर द मोमेंट, ठीक है, या लिखना चाहते तो ऐसे लिख लो 2.5 इंटू √3 माइनस ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। सिमिलरली माइनस यहाँ पे आ जाएगा जे कैप का कोफिशिएंट, और जे कैप का कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जे कैप वाली वर्टिकल लाइन को छोड़ देते हैं, मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 2.5 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8। एंड सिमिलरली लास्ट में के कैप का कोफिशिएंट, और के कैप का कोफिशिएंट देखिए क्या आ रहा है, के कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा 3√3 माइनस 4√3 तो ये मेरे पास एक्चुअली बन गया है p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, ये बन गया है p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, ठीक है। यहां से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो मेरे पास बन जाएगा 2.5 माइनस 2 दैट इज 0.5 इंटू √3 आई कैप, ठीक है। यहां से देखते हैं क्या बनेगा, मेरे पास ये बन जाएगा 2.5 का मुझे 3 टाइम्स करना, तो ये बन जाएगा आई थिंक 7.5, एंड 7.5 माइनस 8 दैट इज माइनस, तो एक माइनस पहले से दैट इज 0.5 जे कैप, ठीक है। एंड लास्ट में मेरे पास है 3√3 माइनस 4√3 दैट इज -√3 के कैप्स, ठीक है। सो दिस इज अवर p क्रॉस q, ये p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर आया मेरे पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे वे में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/2 √3 आई कैप, इसको लिख सकते हैं 1/2 जे कैप, और इसको लिख सकते हैं √3 के कैप, ठीक है। ये मेरे पास आ गया p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। अभी तक तो मेरे पास p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर आया, अगला काम है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना। और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, हम पीछे बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है ऊपर वो वेक्टर, डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लिखता हूं लेट n कैप इज द यूनिट वेक्टर, लेट n कैप इज द यूनिट वेक्टर in the direction of, let n cap is the unit vector in the direction of p vector cross q vector। और p vector cross q vector की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर उसका खुद का यूनिट वेक्टर, और वो कैसे फाइंड होगा, n कैप इज इक्वल टू ऊपर तो आ जाएगा p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, पूरा का पूरा वेक्टर, नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी हमने पीछे p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर निकाला, कितना निकाला √3/2 आई कैप, इसको दोबारा लिखते हैं √3/2 आई कैप एंड प्लस 1/2 जे कैप, प्लस 1/2 जे कैप एंड माइनस √3 के कैप। ये तो ऊपर आ गया डिनोमिनेटर में, एक बार दोबारा चेक कर लेंगे कहीं गलती नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आना है इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर दैट इज 3, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा n कैप, यहां से n कैप देखिए क्या आ रहा है √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस √3 के कैप एंड होल डिवाइडेड बाय, इस मैग्नीट्यूड को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास बन जाएगा ये 12, ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 12, तो सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 + 12 डिवाइड बाय 4, ठीक है। और इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, नीचे से देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से बन रहा है 3 + 1 4 + 12 16, तो यहाँ से आएगा 16 है ना
√16 डिवाइड बाय 4 और ऊपर है मेरे पास √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस √3 के कैप। ठीक है, यहां से बन रहा है के कैप। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इससे कट गया 4 और 4 का √2 और 2 नीचे बचेगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा मेरे पास n कैप इज इक्वल टू √3/2 आई कैप माइनस 1/2 आई थिंक प्लस 1/2 जे कैप एंड माइनस √3 के कैप एंड होल डिवाइड बाय, नीचे बना था √4 मतलब 2। ठीक है, और यहां से इस 2 को इसके साथ अरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और अंदर आ गया √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस √3 के कैप। यहां से अगर 2 भी बाहर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, यहां से आ जाएगा √3 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 2√3 के कैप। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया n कैप। अब आते हैं वापस क्वेश्चन में, मैंने जो निकालना था वो निकाल लिया। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है P क्रॉस Q की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन में उसने ये दे रखा है, कह रहा है 1/x इंटू दिस। तो अगर हमारे वाले एक्सप्रेशन से इसको मैच करके देखें जो हमने निकाला है तो ऑलमोस्ट सब ये सेम बन रहा है, लेकिन 1/x की जगह पे क्या आ रहा है 1/4। इसका मतलब 1/x इज इक्वल टू 1/4 या फिर x इज इक्वल टू 4। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो हम बोल देंगे x का वैल्यू कितना है 4। ओके, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट वेक्टर। तो आपको पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना था कि कितना आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना था उसी की डायरेक्शन में, दैट इज n कैप, और उस n कैप को दिए हुए n कैप के साथ कंपेयर कर लेना था। यानी n कैप जो आपने निकाला दैट इज यूनिट वेक्टर, और उसको दिए हुए यूनिट वेक्टर से कंपेयर करके आपको वहां से x का वैल्यू पता चल जाना था। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन इन JEE 2023। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज ये 2021 का क्वेश्चन है, JEE 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इफ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। भाई ये स्टेटमेंट देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई अभी तो सर ने बोला था कि P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर क्रॉस P वेक्टर के बराबर हो ही नहीं सकता, है ना, अभी तो ये चीज बोली थी। अब फिर ये कैसे हो गया, तो हमने बोला आगे क्या पूछ रहा है, द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर इज थीटा, इस थीटा, और थीटा के बारे में बोला है कि वो 0 से बड़ा है और 360 से छोटा है। द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। अब मैंने बोला कि अगर मैं बोल रहा हूं कि P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर क्रॉस P वेक्टर के बराबर है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशन में पॉसिबल है कि जब P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाए। जब P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब तो चाहे P क्रॉस Q लो चाहे Q क्रॉस P लो, आंसर क्या आएगा 0 वेक्टर, है ना। ये तो इस सिचुएशन में पॉसिबल है। अगर इस सिचुएशन में पॉसिबल है, इसको लिख सकता हूं P वेक्टर का मैग्नीट्यूड Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये चीज 0 है, या तो P 0 है या Q 0 है, यानी दोनों में से कोई वेक्टर 0 है, या फिर साइन थीटा 0 है। और साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री हो सकता है, या फिर 360 डिग्री हो सकता है, या फिर 180 डिग्री हो सकता है। अब उसने बोल दिया कि थीटा 0 भी नहीं है 360 भी नहीं है, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू फिर क्या पॉसिबल हो सकता है 180 डिग्री। कह रहा है कि अगर P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर क्रॉस P वेक्टर है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब P और Q के बीच का एंगल कितना हो जाए 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। अंडरस्टैंड। तो ये कुछ 2-4 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए, जिनमें हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट की कैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, और जेई जैसे एग्जाम में या नीट जैसे एग्जाम में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टॉपिक अभी हमारा इस चैप्टर के अंदर बचा है, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। जैसे हम वो टॉपिक खत्म करेंगे तो उसके बाद 1 से 2 क्लासेस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जेई और नीट के PYQ ही प्रैक्टिस करेंगे, और या फिर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है कि जो आने वाले टाइम में पूछे
पूछे जा सकते हैं वेक्टर से, तो उनकी हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमने सीख लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट की दोनों टेक्निक सीख ली है कि अगर थीटा दिया है और मैग्नीट्यूड दिए हैं, या फिर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में वेक्टर दे दिए हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। जब हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो हमें रिजल्टेंट निकालना बहुत जरूरी है कि आना ही चाहिए। विदाउट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस के बारे में जाने आप दो फोर्सेस को हल नहीं कर सकते या तीन फोर्सेस को हल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है जानना आपके लिए कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है। तो वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। अभी हमने बेसिक अलजेब्रा सीख लिया है वेक्टर का कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। या तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा या उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। कब डॉट प्रोडक्ट लेना है, कब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ये डिपेंड करता है कि नई वाली फिजिकल क्वांटिटी उन दो वेक्टर क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड कर रही है। क्या उनके क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है या फिर क्या उनके डॉट प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा का। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।